Very good morning, class. We started with the objectives of government budget in last lecture. Last lecture में हमने government budget के objectives से start किया था. We did 4 of the objectives. Okay. First was GDP growth. Second was allocation of resources. Third was provision of goods, provision of public goods, and the fourth was redistribution of income and wealth. Let us continue with that. The fifth one is balanced regional growth. The fifth objective of the budget is balanced regional growth. What is the meaning of balanced regional growth? Okay. Balanced regional growth means what government wants that every sector, every part of the country should grow equally. पूरी कंट्री का एक एक हिस्सा अच्छे से ग्रो होना चाहिए, वहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए. ठीक है. सो व्हाट हैपन्स, बट सम पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर बैकवर्ड रीजन्स. कुछ पार्ट्स में बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती है. विलेजेस, अगर रूरल एरिया में हम लोग जाएँ तो वहाँ पे प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती. तो व्हाट गवर्नमेंट वांट्स कि ऐसे रीजन्स जो बैकवर्ड हैं, द बैकवर्ड रीजन शुड ऑल्सो ग्रो. ओके. सो व्हाट गवर्नमेंट डज इन देयर बजट, they gives priorities to backward economic zone by giving tax benefits for industries to set up in backward region. Okay. अगर कोई इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन में सेटअप होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपने बजट में उनको कुछ बेनिफिट्स दे देता है, लाइक टैक्स बेनिफिट्स, लाइक इट गिव्स सब्सिडीज टू दैम. ओके. इट गिव्स कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर दैम. ओके. ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि क्या हो, इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप करें, लोग जाके बैकवर्ड एरिया में सेटअप करें. तो उससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, वहाँ का एरिया भी डेवलप होगा, रोड्स वगैरह बिल्ड होएगी. सो दिस विल हैपन if an industry goes and set up in backward region. That is why for promoting the industries to set up in backward region, the government is giving different policies for setup of industries in backward region. Okay. This is also done by establishing SEZ. Yes, you must have heard the word first time. This is special economic zone. मतलब ऐसे जोन्स, ऐसा एरिया डेवलप कर देती है गवर्नमेंट वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होती है फिर. ठीक है. एंड दे आर मेनली डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. वहाँ पे सारा काम किसका होता है, एक्सपोर्ट का होता है. वहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट बनता है मोस्टली क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है. और वहाँ के जो लॉज होते हैं ना, वो भी मोस्टली लिबरल होते हैं. द लॉज विच आर एक्सक्यूज मी, the laws which are implemented in whole India are not the same laws which are implemented in SEZ. SEZ को कुछ laws से छूट मिल जाती है, कुछ laws वहाँ पे liberal होते हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड. ओके. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड. ओके. उन लोगों को टैक्स फ्री होता है सब, मोस्टली सब चीज़ें. ओके. ड्यूटी फ्री होती है वहाँ पे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है वहाँ पे ड्यूटी फ्री होता है. ओके. सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होती है. तो ऐसा पूरा एरिया डेवलप करने से व्हाट गवर्नमेंट वांट्स दैट द बैकवर्ड रीजन ऑफ द एरिया ऑल्सो गेट develop. Okay. The backward region of the country also get developed. Okay. This is the fifth point. Next is employment opportunities. Budgetary policies also focuses on generation of employment opportunities. अपने बजट में गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखता है that proper employment opportunities are being formed in the country. Proper vacancies निकलनी चाहिए कंट्री के अंदर. So how can government do this? Government can do this by setting up public enterprises. Okay. Public enterprises. गवर्नमेंट खुद अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करके अपना पैसा इन्वेस्ट करके क्या कर सकता है, बिजनेस सेटअप कर सकता है, एंटरप्राइज सेटअप कर सकता है, कंपनी सेटअप कर सकता है. इन दैट पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट. Okay. In that people of backward area or people who are not able to get employment are getting employment. Okay. One more thing government can do. What government can do? Government can form policies like MG Narega. Okay. In that poor people are getting employment. Okay. So this can be done by government to get people get employed. Okay. Next is economic stability. Next point is economic stability. What is the meaning of economic stability? Let me explain you that
देयर शुड नॉट बी इन्फ्लेशन और नॉट बी डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन होना चाहिए। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस ना तो एकदम से बूस्टअप होनी चाहिए ना एकदम से लो होनी चाहिए। इसको मेंटेन करना भी गवर्नमेंट अपनी बजट से मेंटेन करता है। हाउ? ओके, मार्केट फोर्सेस। ओके, व्हाट हैपन्स ड्यू टू फ्री मार्केट फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट में इंडिया इज़ अ फ्री मार्केट, जहाँ पे जो भी चीज़ की डिमांड होती है उसी के हिसाब से सप्लाई रेगुलेट होती है। जिस चीज़ की डिमांड आती है उसकी उस हिसाब से सप्लाई होती है। तो फ्रीली मार्केट में डिमांड और सप्लाई फ्री मूव करते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। सो दिस क्रिएट ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स आर ऑल्सो नोन एज बिजनेस साइकिल। व्हाट डज दिस मीन? in some period, in some phases, what may happen? Recession may happen. In some phases, depression may happen. In some phases, बूम में happen. अचानक से किसी की डिमांड में एकदम बूम आ जाता है, किसी की एकदम से डिमांड में क्या आ जाता है? डिप्रेशन आ जाता है, एकदम से कम हो जाती है किसी चीज़ की डिमांड। ओके, कोई चीज़ एकदम से ख़त्म होने लगती है, कोई चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाती है मार्केट में, तो उस वजह से उसकी प्राइसेस क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो ये सब क्या होता है? गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना है। क्या करना है? गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे मेंटेन करेगा इसको वो देखते हैं अपन, ठीक है। सो व्हाट गवर्नमेंट डज व्हाइल मेकिंग इट्स बजट? ओके, गवर्नमेंट सीज द सिचुएशन, गवर्नमेंट एनालाइजेज द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट प्रिपेयर्स इट्स बजट। इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, व्हाट गवर्नमेंट डज? गवर्नमेंट कट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर देती है और अपने इनकम के सोर्सेज को इंक्रीज़ कर देती है, मतलब टैक्सेस वगैरह इंक्रीज़ कर देती है। और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली होती है, वो उसको क्या करती है? कट ऑफ करती है। तो उससे क्या होएगा? मार्केट में कम पैसा आएगा, और कम पैसा आएगा तो अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। एंड व्हाट इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन द मार्केट? गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, मतलब जो पैसा मार्केट में जाना चाहिए उसको इंक्रीज़ कर देती है। एंड गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स इनकम सोर्स बाय रिड्यूसिंग द टैक्सेस। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड दैट गवर्नमेंट्स यूजेस टू कंट्रोल द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ताकि मार्केट में क्या रहे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, ना तो एकदम से इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन आए, ठीक है। इन सबको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट बजट में इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट और कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। बजट में क्या क्या चीज़ें होती है? तो बजट इंक्लूड्स मेनली टू कंपोनेंट्स, दैट इज बजटेड रिसिप्ट्स एंड बजटेड एक्सपेंडिचर। बजट में दो चीज़ें होती है मेनली, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स अगेन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, then revenue can be again categorized into two, tax receipts and non-tax revenue receipts. Okay, and then capital can be categorized into recovery of loan, borrowings and other liabilities and other receipts. Okay, and budget expenditure can be categorized into four parts: revenue expenditure, capital expenditure, planned expenditure and non-planned expenditure. What are all these? Let's talk about this. Okay, so first we are starting with budget receipts. What are budget receipts? Budget receipts are the estimated money receipts of the government from all the sources of the economy. From all the sources, मतलब budgeted receipts मतलब estimated amount of money that the government is going to receive during a year फ्रॉम ऑल इट्स रिसोर्सेज। कहीं से भी, जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है, चाहे टैक्स के थ्रू आता हो, चाहे गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ से आता है, और फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है वहाँ से, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ओके, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज गवर्नमेंट एस्टिमेट की, गवर्नमेंट क्या करती है? एस्टिमेट करती है कि हमको यहाँ से पैसा आने वाला है पूरे साल में, उसको हम लोग कहते हैं बजट रिसिप्ट्स। व्हाट वी कॉल इट? बजट रिसिप्ट्स। ओके, budget receipts can be of two types, revenue receipts and capital receipts. Let us read about revenue receipts first. Okay, so for being a receipt to be a revenue receipt, for being a receipt to be revenue receipt, एक receipt को revenue receipt बोलने के लिए दो characteristics होती है। कितनी characteristics होती है? Two. There are two characteristics for calling a receipt a revenue receipt.
First is the receipt should not create any corresponding liability for the government. The receipt should not create any corresponding liability for the government. And the second is receipt should not cause any reduction in the assets of the government. Receipt should not cause any reduction in the assets of the government. For example, tax receipts. Okay, when government is receiving tax from the public, it does not क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. अगर कोई पब्लिक से टैक्स की रिसीप्ट आती है तो गवर्नमेंट की उसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है कि गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ेगा. नो नो नो, देयर इज नो लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट ऑन बीइंग रिसीविंग अ टैक्स रिसीप्ट. बट इफ गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया. इफ गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन, एक्चुअली इट इज अ रिसिप्ट, पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, लोन ले रही है, तो but it is also creating a liability to pay off the loan. Government is also having a liability to pay off the loan, to pay off the interest. साथ साथ में क्या आ रही है, liability भी आ रही है. Then it will not be called as revenue receipt. And the other characteristics was this should not cause reduction in the assets of the government. मतलब government की कोई asset कम नहीं होनी चाहिए. For example, if a government is selling off its furniture, the government is selling off its building and receiving money, it means it is a receipt. पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट है. बट द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक द बिल्डिंग, लाइक द मशीनरी, लाइक द फर्नीचर, लाइक द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज आर बीइंग सोल्ड ऑफ. मतलब एसेट्स कम हो रही है गवर्नमेंट की. अगर मैं गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग बेच दूंगा और उससे पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट तो हो रही है, बट साथ ही में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की एसेट्स भी कम हो रही है. देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट. इसको रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोलेंगे. ओके, सो किस किस को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे? अगर उस रिसिप्ट से कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है एंड उस रिसीप्ट से कोई गवर्नमेंट की एसेट्स कम नहीं होती है. लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए और एसेट्स कम नहीं होनी चाहिए. देन इट विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ओके, नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट्स के भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से हो सकती है? या तो टैक्स रिसिप्ट होती है या नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है. आइदर इट इज़ अ टैक्स रिसिप्ट और अ नॉन टैक्स रिसिप्ट. सो लेट अस सी व्हाट आर टैक्स रिसिप्ट. Tax receipts are of three types. Tax receipts are again of three types. Taxes are of three types actually. Taxes are of three types: progressive tax and regressive tax, value-added tax and specific tax, direct tax and indirect tax. Now, what are non-tax receipt? Non-tax receipt कहाँ से आती है? From government grants, from government fees, fines, escheats, income from sale of spectrum, special assessment, income from public enterprises. Okay, in our course these are only there. There can be many more, but in our course these are only there. Okay, so let us read what are tax receipts. What are tax receipts? Okay, first of all, what is tax? Tax is a compulsory payment to the government by household. जो हाउसहोल्ड के लोग होते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक होती है, उनको कंपल्सरी गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है, फर्म को पेमेंट करना पड़ता है, और दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को. कुछ amount of their income, some amount of their income or some amount of their profit they have to pay compulsorily to the government. That is called tax. जो किसी इंडिविजुअल को, जो किसी फर्म को, जो किसी इंस्टीट्यूशन को अपने इनकम का पार्ट या अपने प्रॉफिट का पार्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स. ओके, अगेंस्ट टैक्स द गवर्नमेंट हैज़ नो लाइबिलिटी. गवर्नमेंट कुछ भी रिटर्न में आपको देने के लायबल नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप टैक्स भर रहे हो तो आप गवर्नमेंट से कुछ ले सकते हो. नो नो नो, यू हैव टू पे टैक्स, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट लायबल टू गिव यू एनीथिंग इन रिटर्न. कुछ भी देने के लिए लायबल नहीं है गवर्नमेंट, बट देन ऑल्सो इट इज़ प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज फ्रॉम द अमाउंट यू रिसीव, फ्रॉम द अमाउंट दैट द गवर्नमेंट रिसीव्ड एज टैक्सेस. ओके, नाउ what are the types of taxes? First is progressive and regressive tax. Second is direct indirect tax, and the third one is value added and specific taxes. So let us read what are progressive and regressive tax. Progressive taxes means the taxes when the rate of tax increases with the rate of income. मतलब again I am telling you, progressive tax, a tax is said to be progressive when the rate of tax gets increased with the level of increase in income. मतलब जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा. देन वी विल कॉल इट एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स. तब उस टैक्स को हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स.
फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन इज अर्निंग इनकम फ्रॉम 2 to 5 lakhs, हिज टैक्स विल बी 10%. अगर कोई पर्सन 2 से 5 लाख रुपए अगर अर्न करता है तो उसका टैक्स रेट क्या है 10%. बट इफ अ पर्सन अर्न्स फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs, his tax rate will be 20%. So what happened? The increase in income also caused the increase in tax rate. मतलब जैसे इंक्रीज इनकम, जैसे अगर कोई पर्सन 3 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको टैक्स रेट कितना लगेगा 10%. अगर कोई पर्सन 5 लाख से ऊपर कमा रहा है, सपोज 6 लाख कमा रहा है, तो उसको टैक्स रेट कितना लगेगा 20%. तो जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई टैक्स रेट भी इंक्रीज हो गई, टैक्स भी इंक्रीज हो गया. देन वी कॉल इट अ progressive tax. Then we will call it a progressive tax. It reduces the burden on the poor and charges extra amount from the rich people. ये क्या करता है, जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प के लिए ऐसा टैक्स होता है. तो क्या होता है, उनकी इनकम कम होती है तो उनसे कम टैक्स लेते हैं, जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लेंगे, सिंपल. बट रिग्रेसिव टैक्स, व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स? रिग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स in which rate of tax remains same for all the level of income. Means चाहे आप कितने भी इनकम कमा रहे हैं आपका टैक्स रेट सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज द टैक्स रेट इज 10% for all the level of income. Means if a person's income is rupees 10,000, then also he will have to pay 10%. If his income is 10 lakhs, he will also pay 10%. And if his income is 1 crore, then also he will have to pay 10%. So the percentage does not change with the change in income, then it will be called regressive tax. It is a burden for the poor के लिए बहुत बड़ी burden है, because if his income is only rupees 10,000 and we charge him 10% tax, so what is left with him? Only 9,000 rupees. But from a person whose income is 1 crore, if we charge him 10%, okay, it comes to 10 lakhs. So 1 करोड़ में से 10 लाख कम हो जाएगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट फॉर अ पुअर पर्सन, इफ फ्रॉम 10,000 रुपीज़ ही इज़ गिविंग 1,000 एज टैक्स, इट विल बी अ वेरी ह्यूज बर्डन फॉर हिम. ओके, सो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ यूजिंग प्रोग्रेसिव टैक्स. इंडिया भी प्रोग्रेसिव टैक्स यूज़ करता है, रिग्रेसिव नहीं करता. ओके, next type of tax is value added and specific tax. Value added and specific tax. So what are value added tax? Value added tax is a tax which is imposed on value added at various stages of production. मतलब जैसे जैसे आप कोई प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करते जाएंगे, ठीक है, वैसे ही वैसे उस टाइम उस वैल्यू जितनी आपने वैल्यू ऐड करी है उस अमाउंट पे टैक्स लगेगा. फॉर एग्जाम्पल I am a bottle manufacturer. Okay. When I will purchase the raw material, okay, I will have to pay some tax of the raw material. ठीक है, raw material खरीदा उसका टैक्स देना पड़ता है. Now from raw material I made the bottle. मैंने raw material से उसको क्या किया, बॉटल बना दिया. मतलब सपोज 1 kg रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग थी ₹20. ओके, 1 kg रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी थी, ₹20. अब 1 kg रॉ मटेरियल से मैंने 10 बॉटल्स बना दी ऑफ रुपीज़ 100 ईच. कितने की हो गई वो, ₹100 ईच. तो मैंने जितना वैल्यू एडिशन करा है उसके अंदर, तो मैंने वैल्यू एडिशन कितना करा, 1 kg से मैंने कितना, 20 रुपीज़ से मैं कितने पे आ गया, बोलो कितने पे आ गया, 100 × 10 मतलब 1000. 20 रुपीज़ से मैंने उसको कितने में कन्वर्ट कर दिया, 1000 के अंदर. तो मैंने वैल्यू ऐड कितना किया उसके अंदर, मैंने कितना वैल्यू ऐड किया है, 980 रुपीज़ का. तो मुझे जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ 980 रुपीज़ पे लगेगा, मैंने जितना उसके अंदर वैल्यू ऐड किया है. समझ में आई? जैसे रॉ मटेरियल था, अब रॉ मटेरियल बन के वो फिनिश्ड गुड बन गया, तो उस जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी और जो फिनिश्ड गुड्स की प्राइस होगी, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ आर वैल्यू एडेड. वो है हमारा वैल्यू एडेड. ये हमने जो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कर रखा है. व्हाट इज़ वैल्यू एडेड? द वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जो फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यू में से जब आप रॉ मटेरियल की वैल्यू माइनस कर देते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज वैल्यू एडेड. सो टैक्स सिर्फ उतने अमाउंट पे ही लगेगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स. ओके, नाउ व्हाट आर स्पेसिफिक टैक्स? Specific taxes are which are levied on the commodity, which are levied on a commodity on the basis of its unit, size और weight. मतलब जब आप वैल्यू के बेसिस पे नहीं, आप यूनिट्स के बेसिस पे टैक्स लगाते हैं. सपोज कि फोर सेट्स ऑफ बॉटल्स, 4 बॉटल्स का, एक बॉटल बनाओगे तो इतना टैक्स लगेगा, 2 बॉटल बनाओगे तो इतना टैक्स लगेगा, 3 बॉटल्स बनाओगे तो इतना टैक्स लगेगा. सो द टैक्स इज ऑन पर यूनिट वाइज टैक्स लग रहा है मुझे. ठीक है, इतनी बॉटल मैन्युफैक्चर करूँगा तो इतना टैक्स लग रहा है. ओके, वेट पे भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम ब्रिंगिंग इन 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, so I will have to pay tax this much. If I am bringing 6 liters of milk, I have to pay tax this much. मतलब मैंने अगर 4 लीटर दूध बनाया है तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा, 6 लीटर बनाया है तो इतना भरना पड़ेगा. So if it is based on the unit, if it is based on its unit or size or weight, then it will be called as specific tax. If it is based on the value addition, then it will be called as value added tax. Okay. Last is direct tax and indirect tax. Last is direct tax and indirect tax. So what are direct tax? Direct taxes are one in which the final burden is borne by the person on whom it is imposed. मतलब ये उसी को भरना है जिसने वो कमाया है, जिसके ऊपर वो लगना था, जिसके ऊपर वो लगना चाहिए था, वो ही भरेगा टैक्स. मतलब बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकती. ऐसा नहीं हो सकता कि इनकम तो आपने कमाई है बट टैक्स कोई और भर रहा है. ऐसा नहीं. इफ़ यू हैव अर्नड इट, you have to pay tax, then it will be called as direct tax. For example, income tax. जितना आप पैसा कमाते हैं, जितनी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स किसको भरना है? आपको ही भरना है, कोई और नहीं भरेगा. बट what is the case in indirect tax? In indirect tax, the burden is shifted from one person to another. The burden of tax is shifted from one person to another. For example, GST. The best example is GST, the goods and service tax. What happens? अगर इसका फाइनल बर्डन किसके ऊपर जाता है? कंज्यूमर के ऊपर, जो उसको फाइनली कंज्यूम कर रहा है, जो उसको फाइनली यूज़ कर रहा है, उसको भरना पड़ता है इसके ऊपर पूरा टैक्स. ओके, वो नहीं भरेगा जिसने मैन्युफैक्चर करके पैसा कमाया, उसको नहीं भरना पड़ रहा है. सपोज आई एम अ मैन्युफैक्चर एंड आई प्रोड्यूस्ड आइसक्रीम ऑफ ₹100. मैंने 100 रुपीज़ की आइसक्रीम बनाई. ओके, एंड आई एम सेलिंग इट एट ₹100. आई एम सेलिंग द आइसक्रीम एट ₹100. सो द टैक्स इज इंक्लूडेड इन ₹100. टैक्स उस 100 रुपीज़ में इंक्लूड हुआ है. देन व्हेन आई विल सेल इट टू द कंज्यूमर, मैं जब कंज्यूमर को बेचूंगा ये, तो कंज्यूमर ही उस टैक्स को भी भर रहा है. सपोज इसके अंदर 80 रुपीज़ की प्राइस थी और 20 रुपीज़ का टैक्स था, तो कौन भर रहा है ये 20 रुपीज़? कंज्यूमर इज पेइंग द 20 रुपीज़. दैट इज कॉल्ड द इनकम इज अर्न बाय द मैन्युफैक्चरर. इनकम किसने अर्न किया? मैन्युफैक्चरर ने अर्न किया. बट टैक्स कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है. सो द बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दिस विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, इसमें क्या होता है? टैक्स की बर्डन शिफ्ट हो रही है एक से दूसरे के ऊपर. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय.